यह खबर सामान्य खबर नहीं है दोस्तों। दुबई पोर्ट में, दुबई बंदरगाह में ईरान ने एक कुवैती तेल टैंकर पर हमला कर दिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान इस जंग की कीमत को बढ़ा रहा है। यानी कि अगर आप हमारे तेल ठिकानों पर हमला करोगे, अगर आप हमारे नागरिकों, हमारी औरतों, बच्चों पर हमला करोगे, हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज पर हमला करोगे, तो उसकी एक कीमत होगी और उसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। यह हमला एक सामान्य हमला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यह जो हमला हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के दौरान आया है। आपके स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रंप अगेन थ्रेटन्स टू ब्लो अप ईरान्स एनर्जी सोर्सेज। यानी कि एक तरफ ट्रंप यह धमकी देते हैं और फिर एक कुवैती तेल टैंकर पर हमला होता है जहां पर रिसाव का खतरा बढ़ जाता है। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। ईरान बता रहा है कि अगर आप हमारे एनर्जी सोर्सेज पर हमला करोगे, और यह मत भूलिए ट्रंप ने 10 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया था, बावजूद इसके इस्राइल वहां के यानी कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा था, वहां के तेल ठिकानों, वहां के बिजली संयंत्रों पर हमला कर रहा था। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तेहरान में एक रात पूरा अंधकार छा गया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। मगर आपके जहन में जो बड़ा सवाल होगा कि ये जो कुवैती तेल टैंकर पर हमला हुआ है, इसके रणनीतिक मायने क्या हैं, अब मैं आपको बहुत ही सरल अंदाज में इस बात को समझाने जा रहा हूं। और साथ ही दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं इस्राएल के एक मंत्री बेन गुइर जश्न मना रहे हैं। यह जश्न क्यों मन रहा है? यह शराब की बोतलें क्यों खुल रही हैं? क्योंकि इस्राएली संसद ने एक कानून पारित कर दिया है। और आप जानते हैं कानून क्या कहता है? यह कानून यह कहता है कि किसी भी फलस्तीनी को फांसी पर चढ़ा दिया जा सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अगर उस पर किसी इस्राएली की हत्या का जुर्म साबित हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इस्राएली किसी फलस्तीनी को मार दे, कोई यहूदी किसी फलस्तीनी को मार दे, तो उस पर यह लागू नहीं होगा, मगर फलस्तीनी पर यह जुल्म जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि इस्राएल बर्बरता की तमाम हदों को पार कर रहा है। मगर सबसे पहले ये जो कुवैती तेल टैंकर पर हमला हुआ है, इसके मायने क्या हैं, इसे समझते हैं। और इसे समझते हैं ट्रंप की इस धमकी की पृष्ठभूमि में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ईरान के सभी तेल टैंकर, सभी एनर्जी सोर्सेस को बर्बाद कर दूंगा। सबसे पहले सरल लफ्जों में इस खबर के मायने आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हुआ क्या है। दुबई के पास एक बड़ा कुवैती ऑयल टैंकर अल सल्मी, पूरा भरा हुआ तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ। जहाज में आग लगी लेकिन बुझा दी गई। सारे 24 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, लेकिन तेल लीक होने और पर्यावरण नुकसान का खतरा बना हुआ है। हम जानते हैं कि इस कदम की दरअसल अहमियत क्या है। यह कोई रैंडम हमला नहीं था। ईरान ने जानबूझकर तेल ले जा रहे एक जहाज को टारगेट किया। मैसेज साफ है, अगर उसके ऊपर हमला होगा तो वो पूरे गल्फ के तेल व्यापार को खतरे में डाल सकता है। बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए वो सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। दुबई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हमला करके उसने दिखाया है कि कोई भी जगह पूरी तरह सेफ नहीं है। जी हां साहब, दुबई जो कि दुनिया भर का सबसे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सुरक्षित जगह, आज अमेरिका और इस्राएल की जिद, उनके लालच के चलते दुबई जो है वो अपने आप में एक सेंटर बन गया है, एक नर्व सेंटर बन गया है जहां तबाही मच रही है। इसके अलावा हमारे जहन में सवाल, ये जो हमला हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? नंबर 1, गल्फ में टेंशन और बढ़ेगा। अब कुवैत, यूएई, सऊदी जैसे देश सीधे खतरे में हैं। ये देश मजबूरी में यूएस के साथ ज्यादा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। छोटी गलती भी बड़ा युद्ध बढ़ा सकती है। नंबर 2, तेल की कीमतों पर असर। ऐसे हमलों में शिपिंग रिस्की हो जाती है, इंश्योरेंस महंगा होगा, रूट्स बदलेंगे, इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने का प्रेशर बनेगा। नंबर 3, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। तेल महंगा यानी पेट्रोल डीजल महंगा, यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। खासकर भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब हम बात करना चाहते हैं पर्यावरण खतरों की, यानी एनवायरमेंटल रिस्क। अगर 2 मिलियन बैरल तेल वाला टैंकर लीक हुआ तो बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता था। इसके अलावा वॉर एस्केलेशन का खतरा, यूएस या एलाइज इसका जवाब दे सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे ही रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ईरान ने जो हमला किया है, यह जवाब में हमला किया है।
क्योंकि पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा था, आपने उनके इंजीनियरिंग संस्थानों को बर्बाद किया, उनके स्कूल्स पर हमला किया जा रहा है, यानी कि बर्बरता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने के लिए मुझे $2 अरब चाहिए। वहां पर एक सांसद कह रहे हैं कि भाई वो हॉर्मूज तो पहले से खुला हुआ था, बंद तो अमेरिका और इस्राएल ने किया है। तो अब जो तुम पैसा मांग रहे हो, $2 अरब कह रहे हैं हमें जरूरत पड़ेगी, तो अगर तुमने हमला ना किया होता ईरान पर तो यह सब होता ही नहीं। सुनिए एक अमेरिकी सांसद किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल रहे हैं। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing. इससे साफ हो जाता है कि एक तरफ अमेरिका का लालच, यही कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप का लालच, वो आदमी जो खुलकर कह रहा है कि मुझे ईरान का 1000 पाउंड यूरेनियम चाहिए, वो आदमी जो खुलकर कह रहा है कि मुझे तेल चाहिए, यानी अब शर्मो लिहाज भी नहीं है खुलकर यह कहना कि मैं जंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तेल चाहिए। मगर आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है? पूरा खाड़ी जो एक आकर्षक बिजनेस डेस्टिनेशन है उसे बर्बाद किया जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? यह इस्राएली सोच का परिणाम है। इस्राएल चाहता है कि खाड़ी जो उसकी मौजूदा स्थिति है वो खत्म हो जाए, मगर ना यूएई समझ रहा है, ना सऊदी अरब समझ रहा है। नतीजा आपके सामने है। आज इनमें से कई देश कह रहे हैं कि भाई ईरान पर हमला कर दो, जमीनी युद्ध करो, मगर हकीकत यह है कि इन देशों को भी नुकसान होगा। साफ दिख रहा है कि इनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इनकी सोच कुंद हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। यानी कि ईरान को बर्बाद करना इनका लक्ष्य हो गया, मगर यह जानते ईरान आसानी से हथियार नहीं डालने वाला है। और दूसरी तरफ इस्राएल की बर्बरता। आप जानते हैं खबर क्या आई है? खबर यह आई है कि अब इस्राएली नेसेट ने एक कानून पारित किया है, अगर कोई फलस्तीनी किसी यहूदी की हत्या करेगा तो उसे सीधे फांसी दे दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट से। मगर अगर कोई यहूदी किसी फलस्तीनी की हत्या करेगा तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले वहां के एक मंत्री बेन गुईर संसद के अंदर जश्न मना रहे हैं, और फिर वहां पर सिक्योरिटी आती है और कहती है कि आप यहां पर शराब की बोतलें नहीं खोल सकते। देखिए क्या हो रहा था संसद के अंदर जब ऐलान हुआ, यह हुआ। נמנע אחד. אני קובעת כי הצעת חוק עונש מוות למחבלים תשפ"ו 2026 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. उसके बाद बेन-गुईर बाहर आते हैं और किस तरह से जश्न मना रहे हैं। और जश्न किस बात का? कि हम फलस्तीनियों को फांसी पर चढ़ा सकें। इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है दोस्तों, रत्ती भर इंसानियत नहीं है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे ना एक खेल खेल रहे हैं। आप जानते हैं क्या खेल चल रहा है? चलिए अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या खेल खेला जा रहा है। यहां पर कुछ बच्चे एक डॉल को, एक गुड़िया को एक छोटे से स्ट्रेचर पर रख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? आए दिन रोज ये बच्चे अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहे हैं। अब उनके लिए सामान्य जिंदगी हो गई है जहां छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को स्ट्रेचर्स पर बिठाकर ले जाया जाता है अस्पताल, या फिर उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। यह इनकी जिंदगी बन गई है दोस्तों। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? आप जानते हैं यह वीडियो जब मैंने पहली बार देखा, निशब्द था मैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका क्या दोष है? मगर उन्हीं बच्चों पर इस्राएल जुल्म जोर जबरदस्ती बढ़ा रहा है।
अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरह से बच्चा पानी के टैंकर के पीछे भाग रहा है। कितना डेस्परेट है यह बच्चा। पूरे स्क्रीन पर देखिए किस तरह से भाग रहा है यह पानी के टैंकर के पीछे। क्यों भाग रहा है यह पानी के टैंकर के पीछे? क्योंकि उसके पास पीने को एक बूंद पानी नहीं है। वो भाग रहा है इस टैंकर के पीछे और उसके बाद वो नाकाम हो जाता है। यह है फलस्तीनी बच्चों की हकीकत, यह है उनकी असलियत, और रोज वो इससे जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ बेन-गुवीर, एक शॉकिंग कानून पारित हो जाता है, उस पर वो खुश होते हैं। समझिए इस कानून के मायने क्या हैं आपके स्क्रीन पर। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है इस्राएल की संसद ने एक बेहद विवादित कानून पास किया है जिसके तहत उन फलस्तीनियों को फांसी दी जा सकती है जो इस्राएलियों यानी यहूदियों की हत्या करें, आतंकी हमले में करते हैं। लेकिन ऐसे ही हालात में अगर कोई यहूदी इस्राएली किसी फलस्तीनी को मार दे तो उस पर यह फांसी की सजा लागू नहीं होगी। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। उनके नेता संसद के अंदर जश्न मना रहे हैं, शराब की बॉटल्स खुल रही हैं। दोस्तों कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर नेदरलैंड्स ने जो है कई देशों के साथ इसका विरोध किया। अन्य देश जो कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि इस्राएल के अंदर नरसंहार की तैयारी हो गई है एक बार फिर फलस्तीनियों की। यह देश कुछ भी कर रहा है। कहने को यहां पर इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स इसका विरोध कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इस्राएल जो जुल्म करता है उसको लेकर आंखें मूंद ली जाती हैं। ऐसा क्यों? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा विवाद क्या है, गौर फरमाएं। यह कानून सिर्फ फलस्तीनियों पर लागू होता है जबकि यहूदी इस्राएली नागरिकों पर नहीं। उनके केस सिविल कानून में जाते हैं। इसलिए कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और देशों का कहना है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी भेदभाव वाला है। इसमें हमें समझना पड़ेगा बेन-गुवीर की भूमिका, जिन्हें हमने जश्न मनाते देखा। इतमार बेन-गुवीर और उनकी पार्टी लंबे समय से कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे हिस्टोरिक मोमेंट बताया, बहुत जरूरी कानून बताया, और साथ ही कहा कि हम एक एक करके गिनेंगे, एक एक करके गिनेंगे, यानी एक एक करके हम फलस्तीनियों को फांसी पर चढ़ाएंगे। ऐसा कह रहे हैं बेन-गुवीर। गौर फरमाएं, यह लाइन एक वायरल वीडियो क्लिप से ली गई है। इसमें वो कह रहे हैं कि अब जो लोग दोषी होंगे उन्हें एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाएगा, मारा जाएगा। यह जो कानून है वो 48 के मुकाबले 62 वोट से पारित हुआ। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो सकता है। इससे इस्राएल पर आईसीसी या दूसरे देशों में केस भी हो सकते हैं। मामला अब कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि क्नेसेट के अंदर कई पैलेस्टीनियन इजरायलीज हैं, वो इससे चुनौती दे सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, बर्बरता की तमाम हदों को अमेरिका और इस्राएल पार कर रहे हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, आपकी स्क्रीन पर मार्को रूबियो, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, आप जानते हैं इन्होंने क्या वाहियात बयान दिया है, सुनकर आप हंस पड़ेंगे। गौर फरमाएं, वो कहते हैं कि ईरान को ड्रोन्स और मिसाइल्स बंद करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए अगर ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स बंद कर दिए होते तो अब तक क्या होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब तक पूरा ईरान अमेरिका और इस्राएल ने जला दिया होता, पूरा ईरान खत्म कर दिया होता। सबसे बड़ी बात, ना ट्रंप की कोई जवाबदेही तय की जाएगी, ना बेंजामिन नेतन्याहू की। और अब चोरी और ऊपर से सीना जोरी, इनका अहंकार देखिए। अब ये कह रहे हैं कि मिसाइल्स और ड्रोन ना बंद करें। आगे वो ईरान को नसीहत भी देते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचिए, अगर ईरान ने आतंकवाद या हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बजाय वो पैसा अपने लोगों की मदद में लगाया होता तो आज उनका देश बिल्कुल अलग होता। पहले सुनते हैं वो क्या रहे हैं। And at the end of the day, I think that if there are people in Iran who now, given everything that's happened, are willing to move in a different direction for their country, that would be great. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. चलिए एक सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर अमेरिका ने इतना पैसा इसराइल को ना दिया होता, वो इसराइल जो इस वक्त फलस्तीन में नरसंहार कर रहा है, लेबनान में नरसंहार कर रहा है, ईरान में उसकी वही मंशा है, पूरी तरह से आपने इसराइल को पूरा समर्थन दिया,
जैसे मैंने कहा ना, साफ तौर पर एक दोगलापन दिखाई दे रहा है और इस दोगलेपन को लेकर दुनिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि खाड़ी देश, उनके डबल स्टैंडर्ड साफ तौर पर हैं। भारत जैसे देश की बात की जाए तो जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जैसा अमेरिका और इस्राएल कहते हैं प्रधानमंत्री वही करते हैं। ये तमाम फैक्ट्स हैं और क्या हम इससे मुंह मोड़ सकते हैं, सवाल यह बनता है दोस्तों। बहरहाल इस मंच पर मैं आपके सामने इस जंग, इसकी तमाम बारीकियां लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।